नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसका जो है हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरणों के युग्म, उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें हमारा जो है क्वेश्चन बैंक टीम झज्जर के द्वारा एक तैयार किया गया था छोटे क्वेश्चन के लिए, जो 50% हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो फाइनल पेपर होता है बोर्ड का एग्जाम। तो 50% जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? उसका उदाहरण हमने देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ पे देखते हैं तीन चर है, तीन वेरिएबल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो चर हैं और रैखिक समीकरण भी है हमारा, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर होगा, डी भी नहीं है, इसमें भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? पहला पार्ट जो है रैखिक समीकरण नहीं है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी हमारा रैखिक समीकरण है, तो पहला पार्ट इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ए। ये समीकरण है, ये नहीं है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, वही पूछा नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, सेकंड का ए। थर्ड का, इफ एन इक्वेशन इज इन फॉर्म दिस एंड दिस, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे तीन चीजें इसने दी हैं, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 और बराबर है c1 by c2। तो जब चैप्टर हमने सीखा था, तो ये तीनों अगर बराबर हैं तो उस केस में हमारे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये अगर कंडीशन हमने इस चैप्टर को शुरू किया था उस टाइम पढ़ी। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इक्वेशन दिस एंड दिस, इसमें अगले में पार्ट में ये दोनों तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। तो ये कंडीशन कब थी? जब नो सॉल्यूशन था। तो नो सॉल्यूशन यानी कि बी पार्ट, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में जो है बात की गई है, इफ एन इक्वेशन इज इन, यहाँ पे a1 by a2 और b1 by b2 बराबर नहीं है, और a1 by a2 बराबर नहीं हो जिस सवाल में b1 by b2 के, तो उसके अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि एक हल होता है जिसका अद्वितीय यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ए पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारी दोनों इक्वेशन वही हैं और तीनों बराबर दिए हुए हैं, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2, ये तीनों बराबर हैं। तो जिस सवाल में ये तीनों अगर बराबर हैं, अगर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, बराबर है c1 by c2 के, तो इसके अनेक हल होते हैं और इसकी ग्राफ की रेखा संपाती होती है, और ये संगत हल भी इसको बोलते हैं। तो संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, बी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर नहीं है c1 by c2 के, तो ऐसे में नो सॉल्यूशन होता है और उसका हिंदी में कोई हल नहीं, और उसकी ग्राफ की रेखा होती है वो पैरेलल होती है, समानांतर, पैरेलल लाइंस, यानी कि सी पार्ट। इस कंडीशन के लिए हमारा सी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे ये दोनों ही बराबर नहीं है, a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, तीसरे का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के। तो इस कंडीशन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आठवें का आंसर होगा ए पार्ट। नौवां क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन है, ये 3x माइनस 2y बराबर 5 दर्शाता है। तो ये इसकी जो ग्राफ की लाइन आएगी वो कैसी आएगी, वो हमारी पैराबोला होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगी और नन ऑफ दीज होगी। तो समीकरण जो है, रैखिक समीकरण अगर हमारे पास है तो उसकी ग्राफ की लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा। तो स्ट्रेट लाइन हमारा, सरल रेखा हमारा आंसर होगा। इसका ग्राफ x इक्वल टू 5 का अगर मैं ग्राफ खींचूं, जैसे ये इधर x की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, इधर y की वैल्यू होती है 1 2 3, इधर y की माइनस। तो x की वैल्यू 5 है, y की 0 है तब भी 5, 1 है तब भी 5, 2 है तब भी 5। x इक्वल टू 5 का मतलब ये लाइन, ये इसके पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो इसका ग्राफ जो है वो y अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू, जैसे इसको अगर सोल्व करूं y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू होगी 2। इसमें y की वैल्यू 2 है, उसमें हमारी x की वैल्यू थी, x की वैल्यू 5 थी, तो y एक्सिस के पैरेलल आया था। इसमें y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, x अक्ष के समानांतर जो है, यानी कि C पार्ट जो है इसका आंसर होगा 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है 12th क्वेश्चन अगर देखें हम, तो 12th क्वेश्चन में हमारे पास है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव नो सॉल्यूशन। उसका नो सॉल्यूशन होगा, एक ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑफ दीज लाइंस। तो जिसका नो सॉल्यूशन है, यानी कि कोई हल नहीं है जिसका, उसका ग्राफ कैसा होगा? तो उसका ग्राफ जो होगा, उसकी ग्राफ की लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। तो पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर। जब हम इस चैप्टर का जो हमारा स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो वहां पे ये टेबल हमने सीखनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, हिंदी में जिसका अद्वितीय हल है, उसकी ग्राफ की लाइनें कैसी होंगी? तो उसकी ग्राफ की लाइनें होती है अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काटती हुई लाइन, एक लाइन इधर से गई एक इधर से गई, ऐसे इंटरसेक्ट जो करती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जिसके बहुत से सॉल्यूशन हो, तो उसकी ग्राफ की लाइनें, जिसके अनेक हल हो, हिंदी में अनेक हल हो, इंग्लिश में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो उसकी ग्राफ की लाइन जो होती है वो सेम होती है दोनों के लिए। पहली इक्वेशन के लिए भी वही लाइन, दूसरी के लिए भी वही लाइन। तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट थर्ड पार्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं समपाती। हिंदी में बोलते हैं समपाती। तो 14th का क्वेश्चन का आंसर होगा सी। जैसे ये समपाती है, ऐसे ही 14 का आंसर हमारा कोइंसिडेंट या समपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक का। तो 15th क्वेश्चन में अगर हम देखें, 15वां जो क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा उदाहरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण का? यहाँ पे दो चर हैं, रैखिक समीकरण भी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू कुछ नहीं है, यहाँ पे तीन चर हैं, यहाँ पे भी तीन चर हैं, ये आंसर तीनों नहीं है, आंसर हमारा ए पार्ट होगा। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट जब होता है तो वहां पे हमारे दोनों केसेस होते हैं, एक तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला और एक कोइंसिडेंट वाला। कंसिस्टेंट जब होता है, और इनकंसिस्टेंट में एक केस होता है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं। तो यहाँ पे इसने पूछा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है हमारा, तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन, या ए और बी दोनों। तो ऐसे में ये दोनों जो हैं ये तो हमारे होते हैं कंसिस्टेंट में, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत हल। क्या बोलते हैं? संगत हल। तो संगत में तो ये दोनों होते हैं, अद्वितीय हल भी और अपरिमित रूप से अनेक हल भी।
और असंगत में सिर्फ एक होता है नो सॉल्यूशन वाला। तो इसने पूछा है कंसिस्टेंट या संगत हल में कौन से हैं, तो ए और बी दोनों हमारे आंसर होंगे, और ए और बी दोनों कौन से पार्ट में, डी पार्ट में। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा डी पार्ट, ए बी सी नहीं होंगे, 16वें का डी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में हमारे पास है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जैसे हमने पिछले सब में बात की, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत हल हो, तो उसका जो है वो हमारा सिर्फ एक केस में होता है, नो सॉल्यूशन वाले में, जिसका कोई हल नहीं है। तो नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा 17 का, कोई हल नहीं। ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो इसका हमने बताना है कि कैसा हल होगा। तो इसकी ये चेक करते हैं हम, a1/a2, a1/a2 अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो ये कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये है 1/2। फिर b1/b2 ये होता है y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -4 है, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 आ गया, c1/c2। तो यहाँ पे ये जो है बराबर है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है। पहले दोनों बराबर हैं, लेकिन तीसरा जो है इनके इक्वल नहीं है। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, दोनों बराबर हैं a1/a2 और b1/b2, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 18वें का चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो एक बार थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि 18 का बी अपरिमित रूप से अनेक हल, बिल्कुल यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और लीनियर इक्वेशन अगर दी हुई है तो कंसीडर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, इसके बताने। देखिए a1/a2 मैंने चेक किया 4/3, a1/a2, और b1/b2 मैंने चेक किया, इधर है 7 और इधर है 1, 7/1। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका होता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन या केवल एक हल। नेक्स्ट है कंसीडर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एच, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे चेक करते हैं। a1/a2 अगर देखें 3/3, a1/a2 3/3 यानी कि 1, b1/b2 ये है -5/-5, ये भी 1, और c1/c2 वो बराबर नहीं, वो है 2/4, वो 1/2। तो ये दोनों तो बराबर थे, ये तीसरा बराबर नहीं है, और इस केस में होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं, यानी कि इसके कितने हल होंगे, शून्य हल होंगे, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन भी होती है और कंसिस्टेंट में एक लाइन भी होती है, तो कोइंसिडेंट भी होता है और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, सी पार्ट 21वें का होगा सी पार्ट। और हिंदी मीडियम में संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों होगी कंसिस्टेंट अगर है तो। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं, इसको हम बोलते हैं असंगत हल। असंगत में कोई हल नहीं होता, और उसकी ग्राफ की लाइनें नो सॉल्यूशन वाले की जिसका कोई हल नहीं है उसकी पैरेलल लाइन होती है, समानांतर रेखाएं, हिंदी में समानांतर और इंग्लिश में पैरेलल, ए पार्ट। इनकी लाइनें कैसे होंगी ये पूछा है, लाइनें चेक कर लेते हैं। a1/a2 हमारा है 6/2 यानी कि 3/1, और b1/b2 इस सवाल में है ये 3 और ये 1, दोनों माइनस के हैं, -1, ये भी हमारा 3/1 हो गया। तीसरा c1/c2
ये 10/9 है, ये बराबर नहीं आया। तो हमारे पास एट लास्ट ये आ गया, ये दोनों तो बराबर थे लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। तीसरा बराबर नहीं आया तो इसका होता है नो सॉल्यूशन, इसकी ग्राफ की लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इसमें इसने ग्राफ की लाइनें पूछी हुई हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं है, 2 पॉइंट ये भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है और पैरेलल यानी कि समानांतर। तो डी पार्ट इसका आंसर होगा 23वें क्वेश्चन का। 24 का क्वेश्चन है, ग्राफ के बारे में इसने बात की है कि इसका और इसका युग्म की दो रेखाएं निरूपित करता है। किस तरह की रेखाएं हैं? देखो ये है 1/8 और ये है 2/6। A1/A2 है 1/8 और B1/B2 है वो है 2 और ये -6, 2/-6। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ की लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर काटेंगी। और व्हाट वैल्यू ऑफ के, दिस एंड दिस कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं की कंडीशन मैं लिख देता हूं कोइंसिडेंट की, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो A1/A2 है 3/6 बराबर है B1/B2 है -1/-k और C1/C2 है वो है -8/16। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं 1/k बराबर है 1/2 के, आर पार अगर गुना करूंगा तो k की वैल्यू आएगी 2। तो k की वैल्यू इसने पूछी थी, k की वैल्यू आई है 2, सी पार्ट को हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन दिस एंड दिस पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये दोनों तो बराबर होती है, ये तीसरा बराबर नहीं होता। तो इसमें ये कंडीशन लगा देंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें अगर क्वेश्चन में देखें 3 और 2, A1/A2 तो है 3/2 बराबर है, B1/B2 अगर मैं देखूं तो ये है 2k और 5, 2k और ये है 5 बराबर नहीं है। C1 और C2 अगर मैं देखूं तो ये है 2 और ये है -1, 2/-1। हल कर लेते हैं, इसको आर पार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4k बराबर है 15 और k बराबर हो जाएगा 15/4। ये आंसर है। दूसरा, इसको आर पार अगर गुना करूं तो -2k बराबर नहीं है प्लस के 10k और k बराबर नहीं होगा 10/-2 यानी कि -5। तो ये दोनों आंसर होंगे, k की वैल्यू ये होगी और ये नहीं होगी। तो ये आंसर हम देखते हैं, k की वैल्यू इसने पूछी है, k की वैल्यू 15/4 हमारा जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। अब 27वें क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं। अनेक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है, अगर आपने पढ़ी है तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अनेक हल के लिए कंडीशन है। तो ये A1 और ये A2, ये हो जाएगा C/6 बराबर है ये -1 और ये -2, -1/-2 बराबर है C1/C2, ये 2 और ये 4। तो यहां से हम हल करेंगे, आर पर गुना कर देते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2c बराबर है 6 के और c बराबर हो गया 6/2, 6/2 यानी कि 3। तो 3 हमारा आंसर होगा और 3 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। 28वां क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज
वन सॉल्यूशन जिसका केवल एक हल हो और सिर्फ एक हल जिसका होता है उसकी कंडीशन होती है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये बराबर नहीं होता, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हम लगाएंगे इसमें a1 by a2 की वैल्यू है 1/k बराबर नहीं है, b1 by b2 की वैल्यू है 2/5। आर पार अगर गुना करूं मैं इसको तो ये हो जाएगा 2k बराबर नहीं है 5k बराबर नहीं है 5k, और 2k बराबर नहीं है 5/2 के 5/2 आ जाएगा। k इज नॉट इक्वल टू 5/2, और 5/2 जो है वो फर्स्ट पार्ट है इसका, क्योंकि ये 2 गुना में ये भाग में आएगा इधर जाके, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और व्हाट वैल्यू ऑफ p की किस वैल्यू के लिए जो है कंडीशन देख लेते हैं एक बार। p की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन ये और ये इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं, हिंदी में कोई हल नहीं। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1 by a2 तो बराबर तो होता है b1 by b2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता इसमें c1 by c2 के। ये कंडीशन यहाँ पे लगाई मैंने 4 और ये है 1, ये हो गया 4/1 बराबर है, ये है p और ये है 2, p/2 बराबर नहीं है c1 by c2 10/2। आर पार गुना करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 8। यहां से इसके आर पार गुना करेंगे, p की वैल्यू 8 आई है और p की वैल्यू 8 जो है इसका b पार्ट, तो b पार्ट आंसर होगा 29वें क्वेश्चन का। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वें क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरसेक्टिंग लाइनें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो k का मान क्या होगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमारा फर्स्ट पार्ट ही है a1 by a2 बराबर नहीं होता b1 by b2 के, ये कंडीशन है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। अब इसमें वैल्यू लिख देते हैं, ये 1 है, हाँ इसको ठीक करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट y का यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो इस -x को पहले लिखेंगे और +y को बाद में, और फिर इक्वल टू 2। कोफिशिएंट चेंज होंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा 1/-1 बराबर नहीं है b1 by b2। b1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2k है और b2 का कोफिशिएंट 1 है, 2k और ये 1, आर पार गुना करेंगे 2k बराबर नहीं है -1 के, और k बराबर नहीं होगा -1/2 के, तो -1/2 k बराबर नहीं होगा। k का मान नेवर बी, मान नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, -1/2, ए पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। संगत रैखिक समीकरण युग्म एक ये है तो दूसरा समीकरण हो सकता है। संगत रैखिक समीकरण के लिए संगत हल जिसको बोलते हैं, जिसको इसने कहा है कंसिस्टेंट होने के लिए एक कंडीशन, एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी। तो संगत के लिए क्या होता है, एक कंडीशन तो ये होती है a1 by a2 बराबर नहीं हो b1 by b2 के, एक कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन संगत के लिए ये होती है या ये तीनों बराबर होंगे, तो वो चीजें देखने हमारी तीनों बराबर हों। तो इसमें हम ले सकते हैं पहला पार्ट जो है, दूसरा हमारा इसके 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और फिर तीसरा बराबर नहीं है, इसको अगर ले हम यहाँ भी तीसरा बराबर नहीं है, इसके साथ 2 3 6 5 3 15 ये तीसरा बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फिट बैठती है, और ये वाली कंडीशन फर्स्ट पार्ट पे बैठती है कि इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, और बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा, संगत हल होगा। 32वें में ये 2 इक्वेशन दी हुई है, यूनिक सॉल्यूशन इसने बताया केवल एक हल है तो उनके गुणांकों के बीच में संबंध होगा।
तो ये केवल एक हल के लिए ये कंडीशन होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अब वो कंडीशन हम लगाएं तो ये हो जाएगा a/l बराबर नहीं है b/m। आर पार अगर मैं गुना करूं तो ये हो जाएगा am बराबर नहीं है lb के, am बराबर नहीं है lb के, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, 33वें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन हमारी ये है कि इनकंसिस्टेंट में हमारे पहले दोनों तो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। तो असंगत हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट है। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन जो है देखनी है, ऐसा पेयर जिसमें दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, यानी कि ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इनके पेयर हम मिलाते हैं, ये हो गया 3/2, ये हो गया 2/3। ये पहले दोनों बराबर नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखते हैं 2/4, 1/2 हो गया, ये भी 1/2 है, और ये तीसरा 2/5। तो यहाँ पे पहले दोनों तो बराबर हैं, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में हमारे पास जो है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन दिस एंड दिस। ये कहता है कि ये सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का है, इसमें अगर चेक करें तो इसको तो हम सिंपली चेक करके भी निकाल सकते हैं। x की जगह 2 लिखिए और y की जगह -3, तो 2 - 3 -1 आ गया, पहले पार्ट में सेटिस्फाई हो गया। इसमें और देख लेते, इसमें और हो जाता है तो ठीक आएगा। x की जगह 2 लिखा तो होगा 2 दूनी 4, y की जगह 3 लिखेंगे ये हो जाएगा 9, बराबर आता है। यानी कि ये पार्ट इस पहले इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका हल है, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता कि ये दो इक्वेशन है, तो x और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसको भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं हम। पहले हमने ये चेक किया, x की जगह 9 और y की जगह 4, 9 + 4, 9 और 4 13, ये तो 14 है, ये नहीं है। फिर इसको चेक किया 9 और 5 14, ये ठीक है। 9 में से 5 घटेंगे, x - y 9 - 5, ये 4 बचे, यानी कि बी पार्ट इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका पार्ट जो है बी आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है x - y = 3, x - y = 3 और x/3 और y/2 बराबर है 6, ये इक्वेशन। तो ये आंसर दे चेक करते हैं। 6 और 9, 6 - 9 -3 बचेगा, वो तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, ए पार्ट तो नहीं। फिर 9 और 6 लेते हैं, 9 और 6, 9 - 6 3 बराबर 3, ये पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरे में और चेक कर लेते हैं 9 और 6 को, x की जगह 9 और y की जगह हमने लिखना है 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 3 × 3 6 आ गया, ये ठीक। तो दूसरा पार्ट इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका होगा बी पार्ट आंसर। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। टोटल हमारे इसमें जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे हैं 50। 37वें पे हम आए। ये दो इक्वेशन दी हुई है, x और y की वैल्यू के लिए हमने बताना कैसा सॉल्यूशन होगा। तो इसको देखें तो ये हो जाएगा 3/9, x का कोफिशिएंट 3 और ये 9, ये हो गया 1/3। फिर इसका कोफिशिएंट -1 और -3, -1 और बटे -3, ये भी हो गया 1/3 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। फिर तीसरा 3 और 9,
3/9, ये कैंसिल हो गए, ये भी तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर किसमें होते हैं? जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, अनंत हल हो जिसके, उसमें तीनों बराबर होते हैं। x और y की वैल्यू हमने बतानी है, ये है या ये है या ये है। तो इसको सबसे आसान तरीका, इसको चेक कर लीजिए। पहला पार्ट हमने चेक किया, x की जगह 1 लिखा और y की जगह -1 लिखा। तो जो है ये हमारा क्या आएगा, इक्वेशन हमारी है 2x - y = 3। तो x की जगह 1 लिखेंगे और y की जगह -1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 = 3। यानी कि पहले पार्ट में तो ठीक आ रहा है, ये पुट कर रहे हैं। तो दूसरा और देख लेते हैं। दूसरे में है 4 × x की जगह 1 लिखा और फिर प्लस y की जगह हमने लिखना है, y की जगह लिखना है -1 और बराबर दे रखा है इसने 3 के। 4 - 1 ये 3 = 3, ये भी ठीक आया। यानी कि ये पहला पार्ट अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं तो ठीक आता है। तो इसका मतलब यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके अनेक हल हैं अपरिमित रूप से, और अनेक हल की कंडीशन हमारी है ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर अनेक हल है तो अब ये अगर कंडीशन है तो इसमें पुट कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट इधर जो है हमारा k है और इधर है 12, तो ये हो जाएगा k/12 बराबर है b1/b2। y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है k, 3 और k, आर पार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k² बराबर 12 × 3 = 36 और k की वैल्यू आ जाएगी ±6। 36 का रूट अगर करें तो ±6 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतने और इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो k की वैल्यू आ गई 6 और -6। ये दोनों आंसर होंगे। यहाँ पे एक आंसर ±6 देना चाहिए था, जो इसने यहाँ पे नहीं दिया, तो आंसर वही होगा +- का। प्लस का 6 भी आंसर ठीक है और माइनस का 6 भी, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, इफ x = a and y = b are the solution of equation this and this, then value of a and b, a और b की वैल्यू हमने बतानी है। इसके समीकरण इतने और इतने के हल हैं। तो x की जगह a लिखिए और y की जगह b लिखिए, तो क्या बनेगा ये देखिए, 2a + b = 4 और ये बनेगा a - b = 0। x और y की जगह वैल्यू लिख दी। इसको हल कर दीजिए। इसको हल करेंगे, ये प्लस जोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, 3a = 4। तो a की वैल्यू आ गई 4/3। अब a की वैल्यू अगर 4/3 है तो b की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे 4/3 लिखेंगे। b = 4/3, दोनों सेम है a और b की वैल्यू। तो ये हमारा डी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y के लिए, इसको सोल्व कीजिए। एक तरीका तो ये है, x और y की जगह ये दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये हमने इस चैप्टर में सीखा है। 2x - 3y = 4, ये है 4x - 6y = 8। या तो x की संख्या एक जैसे कर लीजिए या y की एक जैसी कर लीजिए। तो इस समीकरण को मैं 2 से गुना कर लेता हूं। तो इसको अगर मैं 2 से गुना कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 4x - 6y और बराबर हो जाएगा 8। यानी कि दोनों इक्वेशन हमारी सेम है। ये तो सेम है तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल, अनगिनत इसके हल होंगे। तो इसने कहता है कि इनमें से कौन सा है भाई, इनमें से एक चेक करना है। तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। x की जगह 2 और y की जगह 1 लिखो, तो ये हो जाएगा 4 - 3 = 4। यानी कि ये तो आंसर नहीं है। फिर ये लिख के देख लो भाई,
x की जगह 2 और y की जगह 0, 2 गुना 2 3 गुना 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो ये तो ठीक आया, बी पार्ट इसका जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की जगह a और y की जगह b कहता है ये, तो इसके सॉल्यूशन बताइए, इसके हल बताइए। तो लिखो भाई x की जगह a और y की जगह b, तो ये बन गया a माइनस बी बराबर 2। इसमें x की जगह a और y की जगह b, तो a जमा b बराबर है 4। इन दोनों को जोड़ देते हैं, दो इक्वेशन सेम अगर उनके वेरिएबल हैं तो जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट के ये हो गया a जमा a 2a, ये हो गया 2 और 4 6। तो a की वैल्यू आ गई 6/2, 6/2 होता है 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो a की वैल्यू 3 जो है और b की कितनी आएगी, a की जगह 3 लिख दो अब, तो 3 जमा b बराबर है 4, तो b बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर जाके घट जाएगा 1, b 1 हो गया और a जो है 3, तो c पार्ट जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। तो अंकों का जोड़ अगर 9 है, ये तो नहीं है, इसके अंकों का जोड़ तो 7 है, इन तीनों में से एक आंसर, ठीक है। अब दूसरा कहता है अगर हम उसमें 27 जोड़ें तो उसके ऑर्डर का डिजिट चेंज हो जाता है, अगर उसमें 27 जोड़ देते हैं तो इसमें अगर मैं 27 जोड़ता हूं, 72 में 27 जोड़ दिए, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो ये तो कुछ और संख्या आ गई, इसका मतलब ये भी नहीं। फिर इसमें 27 जोड़ दिया मैंने, तो 63 में 27 अगर जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9। ये भी इसके अंकों का डिजिट भी चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ये बच गया आंसर। इसका मतलब यही आंसर है। ये चेक भी कर लेते हैं, इसमें 27 जोड़ो, 36 और 27, 6 और 7 13, 3 2 5 और 1 6, 36 था, 27 जोड़ने से 63 बन गया, अंक चेंज हो गए, उल्टे सुल्टे हो गए। इसका मतलब आंसर हमारा यही है, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 50 क्वेश्चन है, 44 में हम आ गए, 5-6 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी से एक बार। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण दीजिए जिसका अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन जिसका है, तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। अद्वितीय हल की कंडीशन याद होनी चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो कोई भी उदाहरण दे दीजिए, 2x जमा 3y बराबर 5। ऐसा उदाहरण जिसमें ये पहले दोनों अंक बराबर ना हो, उनका रेशियो बराबर ना हो। ये दे दिया 3x और ये दे दिया 8y। अब इनका रेशियो अगर देखूंगा 2/3 है या 3/8 है, बराबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, ये ध्यान रखना आपने। दूसरे में जिसमें अनेक हल हो, और अनेक हल की कंडीशन क्या है वो हमें याद होनी चाहिए। ये तीनों बराबर जिसमें होते हैं उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें तीनों बराबर हो। जैसे यही उदाहरण अगर हम दें तो दूसरा दे सकते हैं, इसके दुगुना कर दो, 4x 6y और 10, इसमें तीनों बराबर आ गए, तीनों का रेशियो। तो ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। तीसरे में नो सॉल्यूशन जिसका कोई हल नहीं हो, उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन ये होती है पहले दोनों तो बराबर होने चाहिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, c1/c2 जिसमें बराबर नहीं हो। तो ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसमें ये दोनों तो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। तो यही उदाहरण हम दे सकते हैं, 3y यहाँ पर दे दिया 5, ये दे दिया 4x और 6y, ये तो डबल हो गया। यहाँ पे इसको चेंज कर दो, यहाँ पे 8 कर दिया, तो ये दोनों तो बराबर हैं इनका रेशियो तो, लेकिन ये बराबर नहीं है रेशियो, इसलिए ये हमारा जो है आंसर जो है 46वें क्वेश्चन का होगा जिसमें नो सॉल्यूशन है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कहता है कि ये जो है संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा के लिए युग्म है।
चेक करो भाई सत्य है कि असत्य है। तो समपाती के लिए तीनों बराबर होने चाहिए। देखो 4/12, 4 × 12, 1/3, पहला आ गया 1/3, दूसरा 3/9, ये भी हो गया 1/3, तीसरा अगर देखें ये एक इधर जाकर जुड़ेगा 5 और 1 हो गया 6 और ये है 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये दोनों तो बराबर हैं, तीसरा तो बराबर नहीं आया। तीसरा बराबर नहीं आया तो इसका मतलब समपाती रेखा नहीं है। ये तो कौन सी रेखा है? ये तो हमारी रेखा है समानांतर रेखा। तो इसका मतलब ये असत्य होगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, असत्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फॉल्स। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन बल्कि, उसमें भी हमने सत्य और असत्य का ज्ञान जो है वो करना है। ये समीकरण दी हुई है x = 2y, y = 2x, प्रतिच्छेदी युग्म निरूपित करती है। प्रतिच्छेदी के लिए पहले दोनों बराबर नहीं हो, प्रतिच्छेदी के लिए ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो अब ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस 2y को हम इधर लेके गए, तो ये प्लस का 2y है बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x - 2y = 0। फिर दूसरी इक्वेशन है हमारी y = 2x, इस 2x को हम बराबर से इधर लेके जाएंगे, ये माइनस होगा, -2x + y = 0। अब यहाँ पे हमने चेक क्या करना है? चेक हमने ये करना है कि इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है कि नहीं है। इसका कोफिशिएंट होगा 1 और ये है -2, और दूसरे वाले में अगर देखें तो वो है -2/1, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। और यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल है तो इसने यही पूछा है कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सत्य है, ये ट्रू है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन जो है वो और देख लेते हैं। 49 में हमारे पास है, ये दिए हुए हैं 2 समीकरण, और क्वेश्चन ये है कि इसका संगत हल है या असंगत। तो असंगत तो जब होता है जब तीसरा बराबर ना हो। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा होगा 2/6 यानी कि 1/3, -1/3। फिर दूसरा है 3/4, -3/4। तो ये दोनों ही बराबर नहीं हुए। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए, और ये कंडीशन है संगत हल की। जो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन है, तो ये हमारा संगत हल है। इसने पूछा है कि इनमें से ये हमारा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो हम बताएंगे ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c की सभी वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। c की कुछ भी वैल्यू हो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो c की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड तो इन पे होगा, x और y पे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय हल के लिए कैसे डिपेंड होगा? x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, 1/1 होगा। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/3। तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये अगर बराबर नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब c की वैल्यू से तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, अद्वितीय हल तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसने पूछी थी कि ये सत्य है कि असत्य है, तो हम लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है सत्य है। तो इस तरह से ये हमारा 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, अगला जो 4th चैप्टर है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।